नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। ज्ञानवापी में पूजा रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष का सबसे खतरनाक एक्शन जो अब दिख रहा है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। योगी की पुलिस के सामने जब 4 गुना ज्यादा नमाजियों की भीड़ वहां पर पहुंची तो क्या क्या हुआ, आज उसके बारे में बताऊंगा। ज्ञानवापी में कैसे 24 घंटे में अयोध्या के राम मंदिर वाला माहौल बन गया है, आज इसकी भी तस्वीरें और जानकारी दूंगा। ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले जज क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाऊंगा। पहली बार टीवी पर ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले जज आपको पाठशाला में अपनी बात कहते सुनाई देंगे। इतना ही नहीं, अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा देखकर क्या सड़क पर आ गए हैं केजरीवाल। ममता बनर्जी ने तो खुलेआम कांग्रेस और राहुल गांधी की बैंड बजा दी है। इंडी गठबंधन तो गया समझिए, आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। मोदी के विपक्ष से डरने और चुनाव में धांधली का सच क्या निकला वो भी बताऊंगा। और संसद में ऐसा क्या हुआ कि मोदी हंस हंस कर लोटपोट हो गए, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। इसके अलावा आपसे जुड़ी हुई, करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई अहम खबर, फरवरी के बाद पेटीएम बंद हो जाएगा क्या? आपके पैसे का क्या होगा जो पेटीएम में पड़ा हुआ है? पेटीएम के वॉलेट, पेटीएम में जो फास्टैग जो गाड़ी में आपका लगा हुआ था, फास्टैग जो पेटीएम से पैसा कटता है, जो पैसा पेटीएम के वॉलेट में है उसका क्या होगा? गया क्या पैसा? वो सब बताऊंगा आपको। मोदी के डिजिटल इंडिया में आरबीआई ने पेटीएम को क्यों रगड़ दिया, इसका चैप्टर लेकर आया। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बस आ गई है समझिए। अब 4 शादी, हलाला, इद्दत सब भूल जाएं क्या मुसलमान? आज इसके बारे में भी बताऊंगा। और आखिर में किस्सा अनसुना, वो एक रन जिसने सचिन तेंदुलकर की जिंदगी बदल दी थी, उसका अनसुना किस्सा। लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। उत्तर प्रदेश में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। 5 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और आज सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने आज सदन में जय श्री राम के नारे लगाए। बीजेपी के सभी विधायक रामनामी का पटका डाले नजर आए। राज्यपाल ने अपने भाषण की शुरुआत राम मंदिर से की। जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके साथ आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस के आलमगीर आलम ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने नई सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया। झारखंड में भले ही चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन इंडी गठबंधन को सरकार टूटने का डर सता रहा है और इसीलिए आज ज्यादातर विधायकों को हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। रिजॉर्ट में विधायकों के लिए 70 कमरे बुक किए गए हैं। दावा है कि हैदराबाद में 39 विधायकों को शिफ्ट किया गया है और ये विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन ही वापस झारखंड लौटेंगे। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है। नेशनल हाईवे 44 पर भारी बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक बंद करना पड़ा है, जिससे करीब 400 गाड़ियां फंस गई। नेशनल हाईवे पर रामबन, बनिहाल, नाशरी, चेनानी, कुद और उधमपुर इलाकों में लगभग 400 गाड़ियां फंसी हुई हैं। इन गाड़ियों में टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम हाईवे पर ट्रैफिक बहाली के लिए तेजी से काम कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी ही ट्रैफिक शुरू हो पाएगा। यूपीआई और ग्लोबल हो गया है। फ्रांस में अब यूपीआई लॉन्च हो गया। इससे फ्रांस में रहने वाले भारतीयों या भारतीय टूरिस्ट को पेमेंट करने में अब आसानी होगी। शुक्रवार को रिपब्लिक डे रिसेप्शन के दौरान एफिल टावर पर यूपीआई की लॉन्चिंग कर दी गई। फ्रांस के अलावा अब सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका समेत कई देशों में यूपीआई या तो लॉन्च हो चुका है या जल्द लॉन्च होने वाला है। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। ज्ञानवापी में पूजा शुरू हुई तो उसे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष का सबसे खतरनाक एक्शन क्या हुआ है वो आपको बताऊंगा। योगी की पुलिस के सामने जब 4 गुना ज्यादा नमाजियों की भीड़ पहुंची तो क्या हुआ? ज्ञानवापी में कैसे 24 घंटे में अयोध्या के राम मंदिर वाला माहौल बन गया, सबसे पहले इसका चैप्टर। ज्ञानवापी में पूजा क्या शुरू हुई, इस पूजा को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया है। ज्ञानवापी में पूजा तो नहीं रुक पाई बॉस, जोर तो बहुत लगा लेकिन पूजा नहीं रुकी। लेकिन वाराणसी बंद का ऐलान करके ताकत दिखाने की कोशिश जरूर की। पूजा रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष दौड़ा दौड़ा हाईकोर्ट पहुंचा। मैंने आपको कल ही बताया था कि दौड़े दौड़े ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे रात ही में 3:30 बजे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ पहले हाईकोर्ट जाओ, तो ये लोग हाईकोर्ट भी गए।
मुस्लिम पक्ष के नेता एक मंच पर आ गए। कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने से ज्यादा फोकस इस बात पर रहा कि कैसे यह माहौल बनाया जाए कि देश में मुसलमान खतरे में है और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। आप सोचिए, पूजा रोकने के लिए क्या खतरनाक एक्शन अब ये लोग उठा रहे हैं कि पूरे देश में यह फैला दो कि मुसलमान खतरे में है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालत से भी नहीं मिल रहा। ये लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि ज्ञानवापी में जो भी हो रहा है वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, और अगर इस फैसले से दिक्कत है तो कानूनी लड़ाई लड़िए। आपको किसने रोका है? लेकिन कानूनी लड़ाई पर फोकस करने की जगह न्यायपालिका पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अदालतें सबूत नहीं, आस्था के आधार पर फैसले दे रही हैं। जो लोग ये बातें कर रहे हैं उन्हें हम आगे सुनाएंगे कि वो क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कैसे आज शक्ति प्रदर्शन भी हुआ है। ज्ञानवापी पर फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष और संगठनों ने आज अपनी ताकत दिखाई, और इसके लिए शुक्रवार यानी जुमे का दिन सोच समझ कर तय किया गया, ऐसा लगता है। शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है और इसी दिन बंद का ऐलान किया गया। बंद का असर मुस्लिम इलाकों में साफ तौर पर देखा गया। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद में आज नमाज पढ़ने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। क्या अपनी ताकत दिखाने के लिए बंद का ऐलान किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुसलमान ज्ञानवापी पहुंचे और नमाज पढ़ सकें? क्योंकि भाई कोई दुकान में रहेगा तो थोड़ी आ पाएगा। आम दिनों की तुलना में कहा जा रहा है कि आज ज्ञानवापी परिसर में 4 से 5 गुना ज्यादा नमाजियों की भीड़ पहुंची हुई, 4 से 5 गुना ज्यादा। और इसीलिए वहां चर्चा हो रही थी कि बॉस ये तो शक्ति प्रदर्शन टाइप लग रहा है। एक बार वाराणसी से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि आज क्या माहौल बन गया था वहां जुमे के दिन। जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने अपनी ताकत की नुमाइश करने की कोशिश की, और आम दिनों की अपेक्षा आज लगभग 4 से 5 गुना जो ज्यादा नमाजी थे वो आज यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। और आलम ये था कि वाराणसी की स्थानीय प्रशासन को बाकायदे जो मस्जिद का दरवाजा था उसे बंद कराना पड़ा, क्योंकि नमाजियों को अंदर बैठने की जगह नहीं थी। लिहाजा 1:30 बजते जो नमाजी थे उनको वापस लौटाना शुरू कर दिया गया। उनसे ये अपील की गई कि नहीं, आप ज्ञानवापी मस्जिद में न जाइए, बल्कि आप किसी दूसरे मस्जिद में जाइए और वहां पर नमाज अदा करिए। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार खासा नाराज दिख रहा है। उसके चेहरे पर गम और गुस्सा साफ तौर पे झलक रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 1993 के बाद से जो व्यास जी का जो तहखाना है जहां पर पूजा पाठ होता आया था उसको एक बार फिर से खोलने की इजाजत दी गई है, उसके बाद से जो मुस्लिम पक्ष है वो नाराज दिख रहा है। यानी आप जैसा सुन रहे हैं कि ऐसा लगा कि सब दूसरी मस्जिदों को छोड़कर वहीं ज्ञानवापी पहुंच गए नमाज पढ़ने। शुक्रवार का दिन और बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद था कि योगी सरकार ने तो पहले ही कह रखा है बॉस कोर्ट का ऑर्डर है तो वही चलेगा, और योगी राज में कायदे कानून को फॉलो करवाने का तरीका सीएम योगी आदित्यनाथ को पता है। ज्ञानवापी परिसर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पूरे शहर में पुलिस गश्त लगा रही थी। जब ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस ने लोगों को मस्जिद के अंदर जाने से भी रोक दिया। पुलिस ने लोगों से कहा कि आसपास की दूसरी मस्जिदों में चले जाइए, वहां नमाज पढ़ लीजिए। सुनिए वहां क्या हुआ था। नमाज के स्थान पे काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं, वहाँ भर गया, इसलिए इनको समझा के बताया जा रहा है कि अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज। पुलिस की तरफ से क्या मैसेज दिया जाए? अरे मैडम तो अकेले कर लेना। जो उनके मुफ्ती साहब का मैसेज है वही मैसेज है कि शांति व्यवस्था बरते, सहयोग करें और आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें। आप लोग भी अनाउंस कर, वही बात उनकी बात ही हम लोग दोहरा रहे हैं। कोई इसमें नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, लोग चले भी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, मान भी जा रहे हैं। यानी कानून का राज योगी राज में नजर आ रहा है। एक तरफ तो सड़क पर यह चल रहा है, दूसरी तरफ बिना तैयारी के अदालत भी चले जा रहे हैं ये लोग। ज्ञानवापी में पूजा को रुकवाने के लिए दौड़ा दौड़ा मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की कि जज साहब रोकिए, वहां पूजा कर रहे हैं ये लोग। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि 17 जनवरी को जिला कोर्ट ने डीएम को रिसीवर नियुक्त किया था, तो जिला कोर्ट के उस आदेश को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी 17 को चुनौती? जब तक उस आदेश को चुनौती नहीं देंगे तब तक यह अपील कैसे सुनवाई योग्य होगी? मतलब कोई काम पूरा से किए नहीं, लेकिन दौड़े दौड़े कोर्ट के पास चले गए। इसके बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से याचिका में संशोधन करने के लिए कहा। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उनकी टेंशन 7 घंटे में डीएम द्वारा पूजा की व्यवस्था को लेकर है, जबकि कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया था। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो संशोधित आवेदन पेश करेंगे, लेकिन तब तक पूजा के फैसले को रोक दीजिए सर, और वहां यथास्थिति बना दीजिए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी है,
हिंदू पक्ष ने कहा कि 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत ने जो फैसला दिया वो सही फैसला है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से मना कर दिया। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा होती रहेगी, यह कोर्ट ने कह दिया। मुस्लिम पक्ष के संशोधित आवेदन पर अब 6 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। यानी अपना होमवर्क किए नहीं, कुछ किए नहीं, दौड़े दौड़े पहुंच गए कि सर कोर्ट आप बस पूजा रुकवा दीजिए, और कहते हैं आस्था पर फैसला कोर्ट कर रहा है। अरे बॉस, आस्था तो आपकी ना जागी हुई है, और कह रहे हैं कि 7 दिन का वक्त कोर्ट ने दिया था। तो कोर्ट ने यह कहा था कि 7 दिन के पहले 7 घंटे में पूजा नहीं कराई जा सकती। कोर्ट ने कहा था कि मैक्सिमम 7 दिन में पूजा की व्यवस्था कीजिए। योगी सरकार ने कर दिया 7 घंटे में। हालांकि हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली, और इसी के बाद मुस्लिम संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठा दिए। आप देखिए कितना खतरनाक ये सब काम हो रहा है कि इन्होंने जुडिशरी पर अब सवाल उठाना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मुसलमान मंदिरों को गिराकर मस्जिद बनाते तो क्या देश में इतने मंदिर होते। सुनिए एक बार इन लोगों को। ये जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान में जितने पुराने मंदिर हैं, हज़ारों साल से हैं, हमारे हिंदू भाइयों के मुक़द्दस मकामात, कई मुसलमान ख़ानदानों की हुकूमतें आई और गईं, कभी किसी ने उसकी एक ईंट खुरचने की कोशिश नहीं की। तो अगर मुसलमानों की यह सोच होती कि हम दूसरों की इबादतगाह पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके उसको मस्जिद बना लें, तो क्या ये मंदिर मौजूद होते, ये दूसरी इबादतगाहें मौजूद होती? कोई इनसे पूछे कि क्या इनको इतना भी इतिहास नहीं पता कि जो आक्रांता आए, जो मुगल आए, वो क्या पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे? क्या ये इस भ्रम में है कि वो पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहे थे? इसलिए हिंदुस्तान में कई जगहों पर मंदिरें जो हैं वो बच गईं, क्योंकि आक्रांता वहां तक पहुंच नहीं पाए। और जिन आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, लूटे, उनका जिक्र है, उनके बारे में लिखा है हिस्ट्री में बॉस। तो कोई एहसान न जताइए कि जो मंदिर बचे हुए हैं वो तो अगर तोड़ा गया होता तो सब टूट गया होता। सब कैसे टूट गया होता बॉस? पूरे इंडिया में छाए हुए थे क्या? मतलब फैक्ट पे बात ही नहीं हो रही है। जब से कोर्ट ने ज्ञानवापी में पूजा का आदेश दिया है तब से मुस्लिम संगठन फुल एक्टिव है। कल दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, आज भी दिल्ली में 5 मुस्लिम संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, जमीयत उलमाए हिंद था, मरकजी जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, सभी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया। अल्पसंख्यकों को इंसाफ पर सवाल उठा दिया, न्यायिक प्रणाली पर भरोसा खत्म होने की बात कह दी। आप बताइए बॉस, कल तक यही लोग कहते थे कि नहीं कोर्ट में चलिए, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट से फैसला होगा। आज जब कोर्ट ने सबूत देखकर फैसला दे दिया तो इनको कोर्ट पर भरोसा नहीं रह गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल होना था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसी बातें कही गई जैसे देश में अल्पसंख्यकों को इंसाफ ही नहीं मिल रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में जिस तरह से फैसला दिया गया उससे अल्पसंख्यकों के भरोसे को चोट पहुंची है। चोट पहुंच गई बॉस। इतने साल से वहां पूजा होती रही, फिर 93 से बंद हो गई। हिंदुओं को तो चोट नहीं पहुंचती कभी, इन लोगों को लगता है। सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं वो। भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं। अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारे वजूद को ख़तरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं। किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए।
आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। इनको लग रहा है जल्दबाजी में फैसला आ गया। 93 में पूजा बंद की, 2024 में जाके फैसला आ रहा है। सालों साल, महीनों महीनों केस चलता जाता है, एक तारीख दूसरी तारीख सुप्रीम कोर्ट दौड़ के जाते हैं, हाई कोर्ट दौड़ के जाते हैं, और जब वहां पर इनके मन मुताबिक फैसला आ जाए तो ठीक, और सालों बाद जब न्याय मिल जाए हिंदू पक्ष को, अगर उसको लगता है तो कह रहे हैं कोर्ट जल्दबाजी में फैसला दे रहा है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के लिए कोर्ट के पैमाने अलग हो गए क्या? बॉस, जीवन भर अगर किसी को विक्टिम कार्ड खेलना है ना, तो जीवन भर वो दुखी ही रहेगा। कोर्ट में हिंदू पक्ष भी सबूत रख रहा है, आप भी सबूत रख रहे हैं। नहीं पसंद आ रहा फैसला, जो कहना कहिए, लेकिन कोर्ट पे तो कम से कम सवाल मत उठाइए। कुछ लोग कह रहे हैं एक तरफा फैसला। अरे बॉस, फैसला तो हमेशा एक तरफा ही होता है, दोनों तरफ का फैसला आता है क्या? कभी आपने सुना है कि इस आदमी को बाइज्जत बरी करते हैं, इसने चोरी नहीं की, लेकिन इसको 5 साल की सजा भी देते हैं क्योंकि इसने चोरी की है? अरे फैसला तो एक ही पक्ष में आएगा, या तो चोरी की नहीं की, या तो मुस्लिम पक्ष के पक्ष में फैसला आएगा मुस्लिम की तरफ, या हिंदू पक्ष की तरफ आएगा। एक तरफा फैसला तो हमेशा एक तरफा होगा। दो तरफा कैसे होता है भाई फैसला? उधर ओवैसी ने संसद में कहा कि पिछले 10 साल में देश का मुसलमान ऐसा महसूस कर रहा है जैसे हिटलर के दौर में यहूदी महसूस करते थे। दिल्ली में मुस्लिम संगठनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का आदेश देने वाले जज अजय कृष्ण विश्वेश पर ही निशाना साध दिया। महमूद मदनी ने कहा कि जाते जाते जज साहब ये फैसला करके चले गए। सुनिए एक बार उनको। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एकतरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी फैसला किया, इस तरह का फैसला दे दिया, और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीज़न से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं हैं, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रोएंगे? सवाल इस बात का नहीं है कि कहां रोएंगे, सवाल इस बात का है कि जीवन भर काहे रोते रहेंगे। कभी फैक्ट पर बात क्यों नहीं करेंगे? कह रहे हैं जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट के दिन फैसला दे दिया, तो रिटायरमेंट के दिन अगर फैसला देना आ रहा होगा तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं बॉस, आज मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं आज फैसला नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कोई मदनी साहब आकर मुझ पर सवाल खड़े कर देंगे। एक तरफा फैसले की बात कर रहे हैं। जो मैंने आपको कहा, फैसला तो हमेशा एक ही तरफ का होता, दोनों तरफ का फैसला कब से होने लगा? और इतना इन लोगों को मस्जिदों की चिंता है, मुसलमान क्यों नहीं पलट के पूछता बॉस? इतना छाती पीटे आप लोग बाबरी ढांचे को लेकर, वहां तो 5 एकड़ जमीन भी मिल गई, उस 5 एकड़ जमीन पे मस्जिद क्यों नहीं खड़ी हुई बॉस? राम मंदिर के लिए इतना आंसू बहा रहे हैं, राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया, भक्तों के पैसे से, दान से, चंदे से बनकर खड़ा हो गया, भव्य राम मंदिर खड़ा हो गया, लेकिन जो 5 एकड़ जमीन मिली उस पर इन लोगों ने मस्जिद क्यों नहीं बनाई? वहां क्यों नहीं काम शुरू हुआ? अगर इतनी मस्जिद की चिंता थी वहां बनाते, क्यों नहीं पूछता मुसलमान इन लोगों से पूछ कर पलट कर कि बताइए वहां मस्जिद क्यों नहीं बनी? मंदिर तो बना दिया इन लोगों ने। बॉस, कुल मिलाकर ज्ञानवापी के मुद्दे पर मुस्लिम संगठन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, और मुसलमानों का गुस्सा कभी भी फूट सकता है। जब ऐसा माहौल बनेगा तो अदालतों से लेकर सरकार तक सब पर दबाव बनेगा, और इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों के मुस्लिम नेता ज्ञानवापी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो सांसद हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और सेव ज्ञानवापी, सेव डेमोक्रेसी के नारे लगाए। इसमें इंडी गठबंधन के नेता भी पीछे नहीं। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ज्ञानवापी के मुद्दे पर मुस्लिम संगठनों की भाषा बोल रहे हैं और कोर्ट जज पर सवाल उठा रहे हैं। 1993 में ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा रुकवाने वाले मुलायम सिंह का भी बचाव रामगोपाल यादव कर रहे हैं। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि मुलायम ने पूजा नहीं बंद कराई। ओ बॉस, केवल मूर्ख ही ऐसी बात करते हैं। अदालतें सही फैसले नहीं देती हैं, अदालतों पर हमेशा सवाल उठते हैं। आप देखिए वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या होती है। कह रहे हैं कि मुलायम सिंह ने पूजा नहीं रोकवाई, तो मुलायम सिंह करवा देते, जैसे आज पूजा हो रही करवा देते पूजा। कौन सा कोर्ट का आदेश था कि वहां पर पूजा रुकवा दीजिए? रामगोपाल यादव ने बाबरी विवाद का फैसला करने वाले जस्टिस रंजन गोगोई और वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश पर भी निशाना साधा। सुनिए एक बार इनको। ये कौन कहता है मुलायम सिंह ने पूजा बंद कराई? ये हर जगह कहा जा रहा है कि ओनली इडियट्स कैन से लाइक दिस। अदालत के फैसले के विरोध तो हमेशा ही होते हैं। अदालत कौन सा सही फैसले देती है? अदालत ही प्रेजुडिस होती है। अदालत सही फैसले नहीं देती। कई बार नहीं देती। कोई ऐसा फैसला है जिस पर दो पत्र होते हो? नथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। एवरी डिसीजन इज फॉर वन साइड इट इज राइट, फॉर अनदर साइड इज रॉन्ग। तो आप ही के सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहे हैं, तो कौन से कोर्ट में फैसला कर रहे हैं? चल रहे हैं, कुछ बदलते हैं, कुछ होते हैं, कुछ आते हैं। आप जानते हो, एक फैसला किया था सुप्रीम, ये आगे राज्यसभा में, दूसरे पहले कमीशन के चेयरमैन बन जाएंगे। ऐसे ही होता है। देख रहे हैं कैसे दिमाग में बढ़ दिया कि फैसला दिया तो इधर आ गए राज्यसभा में। ज्ञानवापी में अच्छा फैसला जो दिया अयोध्या वाला, बाबरी ढांचे वाला, वो कोई एक जज की बेंच नहीं थी, 5 जज की बेंच थी। 5 जज की बेंच। लेकिन जिसको जो कहना कह देगा। ज्ञानवापी में पूजा का आदेश देने वाले जज अजय कृष्ण विश्वेश पर मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है, यानी जज पर ही आरोप लग रहा है। ज्ञानवापी पर फैसला देने के बाद रिटायर होने वाले डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश कह रहे हैं कि उन्होंने जो आदेश दिया है वो कानून के मुताबिक है और उपलब्ध सबूतों के आधार पर दिया गया है। सुनिए कि यह फैसला सुनाने वाले जज रिटायरमेंट के बाद पहली बार नवभारत के कैमरे पर क्या बता रहे हैं। जो जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े हुए जो लोग हैं, महमूद मदनी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके लिए जज साहब को कोई इनाम भी मिले। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो जो भी काम करते हैं अपने जुडिशियल प्रोसेस के अनुसार करते हैं। जो भी आदेश हुआ है वो लॉ के 4 कॉर्नर्स के अंतर्गत और जो हमारे यहाँ कोर्ट का प्रोसीजर है उसको ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष को सुन के, बहस सुन के आदेश को रिजर्व किया गया और इन अकॉर्डेंस विद लॉ आदेश सुना दिया गया है। इसके अलावा हमें यही देखना होता है हमारे पास क्या मटेरियल है, क्या अवेलेबल मटेरियल है, उसी के अनुसार हम लोग आदेश पारित करते हैं और किसी चीज पे हमको ध्यान देते नहीं है। जज साहब साफ कह रहे हैं, अब तो रिटायर हो गए, कह रहे हैं कि भैया हमारे पास जो मटेरियल था उसके हिसाब से फैसला सुना दिया। लेकिन जिसको अंदर मिल रहे जो मूर्तियां हैं उस पर विश्वास नहीं, जिसको एएसआई के सर्वे पर विश्वास नहीं करना, जिसको इतिहास में लिखी गई बातों पर विश्वास नहीं करना, जिसको अदालतों पर विश्वास नहीं करना, जिसको सरकार पर विश्वास नहीं करना, बॉस उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जिसको खाली रोना है तो फिर रोने वाले का क्या इलाज किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। नहीं समझिएगा तो फिर क्या है, फिर जो चल रहा है देश में, देश थोड़ी रुक जाता है। पाठशाला में अब अगली क्लास। अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा देखकर क्या सड़क पर आ गए हैं केजरीवाल? केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस क्यों पहुंच गई? आज अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश होना था, तो क्या हुआ है? और ममता बनर्जी ने क्या किया है राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर, इसके बारे में भी आपको बताऊं। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए जो दिन था वो बड़ा अहम दिन था। आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। जैसा कि वो पिछले 4 सम्मन में पेश नहीं हुए, तो 5वें सम्मन में भी नहीं हुए। उल्टे वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया है शायद कि अब ईडी के शिकंजे से बचना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन का मामला उनके सामने है। जैसे हेमंत सोरेन ईडी के कई समन टालने के बाद भी बच नहीं पाए, वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी ये समझ गए हैं कि अब ईडी कभी भी उनके दरवाजे पर
पहुंच सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पहले से ही बीजेपी के खिलाफ सड़क पर माहौल बना रही है। आम आदमी पार्टी को यह समझ आ चुका है कि वो ईडी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने पक्ष में माहौल जरूर बना सकते हैं, क्योंकि राजनीति माहौल बनाने का नाम है। अगर कल को केजरीवाल की गिरफ्तारी की नौबत भी आ गई तो नैरेटिव यह सेट हो सकता है कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलने की कीमत अरविंद केजरीवाल को चुकानी पड़ी, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की कीमत अरविंद केजरीवाल को चुकानी पड़ी। यह नैरेटिव भी बनाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ही हैं जो विपक्ष में, जो दिल्ली में सीधे नरेंद्र मोदी के सामने बिना डरे खड़े, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया वगैरह वगैरह। तो पूरा माहौल बनाने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे, अब यह सवाल पूछा जा रहा है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भयंकर सियासी लड़ाई भी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी हेडक्वार्टर के पास जबरदस्त प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उधर दिल्ली में बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों के दफ्तर आसपास ही हैं, इसलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के टकराव जैसी नौबत ना आए, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। एक बार देखिए दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सड़क पर कैसे संग्राम मचा हुआ था, फिर आगे की बात बताते हैं। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। तो एक तरफ केजरीवाल की पार्टी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सड़क पर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों से खींचतान हो गई। पुलिस ने किसी तरह ह्यूमन चेन बनाकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जो कार्यकर्ता नहीं माना उसे पुलिस के जवान उठाकर पुलिस वैन तक ले गए। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान भी जबरदस्त हंगामा हुआ। दिल्ली पुलिस को बेकाबू कार्यकर्ताओं को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की एक लेयर को तोड़ दिया और वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे। इस दोनों प्रदर्शनों को कवर करने वाले हमारे सहयोगी जो उस वक्त ग्राउंड पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के कुछ ही दूरी पर हूं। तस्वीर को देखिए पीछे, और पूरा मैं कहूंगा कि दिलीप जी पूरा कैमरा पैन करके दिखाइए, जैसे कि जहां आपकी तस्वीर में नजर जा रही होगी सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और कुछ ही चंद दूरी पे कदमों पे आम आदमी पार्टी का कार्यालय है और उसको घेराव करने की कोशिश कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है और ईडी के द्वारा कई बार केजरीवाल को समन भेजे गए 5 बार, और हर बार केजरीवाल। दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरे। अरविंद केजरीवाल के प्रदर्शन में शामिल हुए तो आम आदमी पार्टी का जोश और हाई हो गया। वो अरविंद केजरीवाल को शेर बताने लगी। पार्टी ने केजरीवाल और भगवंत मान की तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे शेर। अब इसी पोस्ट को लेकर लोग लिख रहे हैं कि भाई अगर इतने ही शेर हैं तो ईडी का सामना क्यों नहीं कर लेते। खैर, आज अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे तो बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला भी बोला। सुनिए एक बार केजरीवाल को। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे, है कि नहीं है। पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज इस मंच से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है कुछ नहीं पता। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है। यानी अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी धांधली से चुनाव जीतते हैं। इस पर भी आऊंगा,
लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको वो बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल के घर गई क्राइम ब्रांच की टीम। ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, अब वो वापस लौट गई है। केजरीवाल की मंत्री आतिशी के घर भी पुलिस पहुंची थी। केजरीवाल और आतिशी को नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस गई थी। सीएम ऑफिस के सूत्रों का दावा है कि बिना नोटिस दिए दिल्ली पुलिस वापस लौट गई, जबकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल और आतिशी घर पर नहीं थे, इसलिए उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। यानी आम आदमी पार्टी अलग बात कह रही है, दिल्ली पुलिस के सूत्र अलग बात कह रहे हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दोनों ही जगह पर नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। सीएम ऑफिस के सूत्रों का दावा है कि नोटिस लेने को तैयार थे, दिल्ली पुलिस ने दिया नहीं। पुलिस का दावा किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया। यानी दिल्ली पुलिस कुछ कह रही है, आम आदमी पार्टी के सोर्सेज कुछ और कह रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रेरित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेरित, क्या खबर है? ये दिल्ली पुलिस गई क्यों थी वहां पर, क्राइम ब्रांच की टीम, और ये नोटिस दिया नहीं दिया का क्या खेल है? अब बिल्कुल देखिए कि सीएम केजरीवाल और आतिशी जो दिल्ली से मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली बीजेपी के ऊपर ये एक बड़ा आरोप लगाया था कि दिल्ली बीजेपी कहीं ना कहीं उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और उनके विधायकों को प्रलोभन भी दिया गया कि हर विधायक जो है वो 25 करोड़ रुपए देंगे, जिसको लेकर के 7 विधायकों से उन्होंने संपर्क किया। इस मामले को लेकर के जब आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने जब दिल्ली बीजेपी पे आरोप लगाया, उसके बाद दिल्ली बीजेपी 30 तारीख को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची, जहां उन्होंने कमिश्नर से मिल करके ये मामले को लेकर के उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि वो उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज किया, और उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। और शायद वही वजह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, और घर पहुंच करके उन्होंने जब नोटिस देने के लिए जब वो यहाँ आए, तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो ना घर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, ना आतिशी मौजूद थी, जिसके बाद वो यहाँ से वापस चले गए। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की टीम कल फिर पहुंच सकती है उनके घर पे, जहां वो उनको नोटिस देगी। देखिए, यही वो अरविंद केजरीवाल का घर है, जहां से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, उन्हें नोटिस देने के लिए कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं दिल्ली बीजेपी के ऊपर कि वो उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हर विधायक को 25 करोड़ रुपए का प्रलोभन। दोबारा लौटेंगे तो प्रेरित कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि भाई नोटिस नहीं दिया है, इसलिए वो कल फिर शीश महल पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचेंगे और कल वहां पर नोटिस देंगे। अब देखना है वहां कल क्या होता है। लेकिन उधर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी तो वोट चोर है, वो छोटे से चुनाव में इतनी गड़बड़ी करती है तो बड़े चुनाव में जैसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में ही क्या करती होगी। मतलब उनका कहना है बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीतती है, ईवीएम हैक करने की बातें तो पहले से होती रही। अगर अरविंद केजरीवाल के तर्क पर जाएं तो बीजेपी हर चुनाव में धांधली करती है और जीत जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर कुछ सवाल हैं जिनका जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। अगर बीजेपी धांधली करके चुनाव जीत रही है तो अरविंद केजरीवाल की टीम दिल्ली में 2 बार कैसे भारी बहुमत से जीत गई? जब भर भर के सीटें मिली तब क्यों नहीं ईवीएम से छेड़छाड़ का और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया? जब पंजाब में जीते तब क्यों नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है और बीजेपी चुनाव में धांधली करती है? तो पंजाब में कैसे जीत गए अगर धांधली बीजेपी करती है? अगर मोदी सरकार में चुनाव में धांधली होती है तो कैसे नरेंद्र मोदी की ही सरकार के 9 साल के दौरान अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय पार्टी बन गई? भाई ये बात तो खुद अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि इतने कम समय में किसी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनना चमत्कार से कम नहीं है। तो फिर अगर नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही चुनाव सेट हो जाते हैं तो केजरीवाल तो चुनाव हारते चले जाते। तो मोदी सरकार के दौरान आम आदमी पार्टी बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती बॉस? आज सुबह से आम आदमी पार्टी ने यही माहौल बनाया कि अरविंद केजरीवाल के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से बीजेपी इतना डर गई कि दिल्ली को जेल बना दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके कई नेताओं को प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया। आम आदमी पार्टी के नेता यह कहने लगे कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अब यहां आपको एक बात समझनी चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए कि विपक्ष क्या कहता है। विपक्ष के 2 आरोप हैं नरेंद्र मोदी को लेकर। विपक्ष के 2 आरोप, और 2 आरोप क्या है बॉस? नंबर 1, पहली बात यह कहते हैं कि मोदी धांधली से चुनाव जीतते हैं, धांधली से चुनाव जीतते हैं। ठीक है, यह बात आपने कई बार सुना। इसमें ये मेयर का चुनाव भी जोड़ दे रहे हैं, कई लोग ईवीएम में हैकिंग की बात करते हैं, तो कहते हैं मोदी धांधली करके चुनाव जीत जाते हैं। दूसरा आरोप विपक्ष लगाता है कि मोदी डर गए हैं, इसलिए ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है विपक्ष के नेताओं के यहां।
ये आपने सुना है, कई बार सुना है, ये दोनों बातें आपने सुनी होंगी कि मोदी धांधली से चुनाव जीतते हैं, ईवीएम हैक होता है, और मोदी डर गए हैं इसलिए ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। अब बॉस एक बात बताइए, थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल कीजिए, ये दोनों ही बातें कैसे हो सकती हैं? अगर चुनाव धांधली से जीता जा रहा है तो फिर डरेंगे क्यों भाई? भाई जब धांधली करके चुनाव जीत ही लेना है तो कोई केजरीवाल हो, कोई हेमंत सोरेन हो, कोई हो, क्या फर्क पड़ता है फिर? भाई विपक्ष कुछ करे, जब धांधली से चुनाव जीतने का आरोप अगर सही है और चुनाव जीतना तय है तो विपक्ष के आरोप के मुताबिक तो कोई डरेगा ही क्यों? और अगर डरने वाला आरोप सही है कि भाई नरेंद्र मोदी डर गए हैं कि भाई वो विपक्ष के नेताओं से चुनाव हार सकते हैं इसलिए ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है, तो भाई अगर डर रहे हैं तो इसका मतलब धांधली नहीं करते हैं। भाई आदमी तभी ना डरेगा जब उसको लगेगा कि भाई नतीजे उसके मुताबिक नहीं आएंगे, वो चुनाव हार सकता है। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि चुनाव भी सेट किए हुए हैं और डर भी रहे हैं? तो जब चुनाव सेट है तो डर किस बात कर रहे हैं? और दूसरा बड़ा सवाल कि अगर सारे चुनाव धांधली से नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो विपक्ष ने इंडी गठबंधन किस बात का बनाया हुआ कि हम मिलकर लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे? भाई अगर आप कह रहे हो कि चुनाव फिक्स हैं, ईवीएम हैक हो रही है, धांधली हो रही है, तो गठबंधन किस बात का बनाए हो? फिर गठबंधन क्या ही कर लेगा? मिलके लड़ो, अकेले लड़ो। अगर आपके मुताबिक चुनाव धांधली से जीते जा रहे हैं तो फिर तो आपके लॉजिक से आप हार ही जाओगे। तो जो मन में आता है वो बोल देना है। जब मूड किया, जब सेट हुआ कि भाई ईवीएम हैक हो रहा है तो ईवीएम हैक पे बोल दो। जब मूड किया, जब सेट हुआ कि नहीं मोदी हमसे डर गए हैं इसलिए ईडी सीबीआई पहुंची है, क्योंकि और तो कोई जवाब देते बनता नहीं कि ईडी सीबीआई क्यों आई है, तो मोदी डरते हैं हमसे कि 2024 का चुनाव हम जो है हरा देंगे, इसलिए कुछ भी चल रहा है इस देश में। यह भी हैरानी की बात है कि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव साथ लड़ने के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा कर। चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन किया तो कांग्रेस ने खुद को इस प्रदर्शन से दूर रखा। इसी तरह राहुल गांधी की यात्रा से विपक्ष ने दूरी बनाई हुई है। बंगाल में तो ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी के लिए यहां तक कह दिया कि कुछ लोग तो बंगाल में फोटो शूट करवाने आ जाते हैं। ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस, राहुल गांधी छीछा लेदर कर दिया बॉस। ममता बनर्जी ने बंगाल में बीड़ी कामगारों के साथ फोटो खिंचवाने पर राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त कुछ लोग जनसभा के नाम पर फोटो शूट करवाने के लिए आ जाते हैं। फोटो शूट करवाने से कुछ नहीं होता। राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी ने पूरी कांग्रेस की जबरदस्त धुलाई कर दी। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस जहां भी जाती है हार जाती है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी को यूपी, बनारस, राजस्थान, एमपी में हरा कर दिखाओ ना जी। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें तो यह भी भरोसा नहीं है कि कांग्रेस 300 सीट पर लड़ेगी तो 40 सीट भी जीत पाएगी। फिर इतना अहंकार किस बात का है कांग्रेस को? मतलब धो दिया ममता बनर्जी ने आज। ममता बनर्जी को कांग्रेस से यह भी शिकायत है कि वो बंगाल में मुस्लिम वोटरों को अपनी साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अब कांग्रेस ने बंगाल में मुस्लिम वोटरों में हलचल पैदा की है। ममता बनर्जी के मुताबिक बीजेपी हिंदुओं को रिझाने में लगी है, कांग्रेस और सीपीएम मुस्लिम वोटरों को रिझाने में लगे हैं। वो क्या सोचते हैं, टीएमसी को साइडलाइन कर देंगे? यानी ममता बनर्जी ने सर्फ, साबुन सब लेके धड़ 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 धो दिया कि राहुल गांधी खाली फोटो खिंचाते हैं, इस यात्रा में खाली फोटोबाजी चल रही है और ये लोग 40 सीट भी जीतने वाले नहीं। तो एक तरफ इंडी गठबंधन टूट रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी के सांसद देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने यह कहकर हंगामा मचा दिया कि दक्षिण भारत को अलग देश बना देना चाहिए। अगर उनको बजट में मतलब इस तरह की बातें होने लगेंगी कि दक्षिण भारत के राज्य कहने लगेंगे कि हमको अलग देश चाहिए, अगर इस तरह से बजट में न्याय नहीं होगा। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके सुरेश ने कहा कि हमारी मांग है कि हमें अपने राज्य से जीएसटी, सीमा शुल्क और प्रत्यक्ष करों में अपना हिस्सा मिलना चाहिए। दक्षिण भारत के साथ बहुत अन्याय होता हुआ दिख रहा है। हम अपने हिस्से का पैसा उत्तर भारत में बंटते हुए देख रहे हैं। अगर हम आज इसकी निंदा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के लिए एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखने की नौबत आ जाएगी। डीके सुरेश कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये कांग्रेस के सांसद तो हैं ही। कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता, गांधी परिवार के करीबी डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के छोटे भाई हैं। कांग्रेस सांसद के बयान पर आज संसद में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान को खारिज कर दिया, कहा कि कांग्रेस ऐसी सोच का समर्थन नहीं करती। बातों बातों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा भी कह दिया कि जिससे पूरे सदन में सब हंसने लगे। पीएम मोदी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
एक बार देखिए आज राज्यसभा में क्या ही हुआ है। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब, नहीं ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं, और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचाना। अब बीजेपी कह रही है कि भैया विपक्ष खुद ही मान रहा है कि इस बार मोदी 400 पार चले जाएंगे। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जितने लोग यहां आए हैं सब मोदी जी की वजह से आए हैं, यानी वो खुद ही मान रहे हैं कि देश में मोदी लहर चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही ये कहा कि अब तो 400 पार हो रहा है, पीएम मोदी भी हंसने लगे। पूरा सत्ता पक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तालियां बजाने लगा। और इस बयान के बाद क्या हुआ वो भी देखिए, वो भी बड़ा दिलचस्प है। ऐसे लोग माननीय खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा, और सत्य के अलावा खुद से कहा, उसको प्रूव कर दिया। आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो मेरे बयान की तारीफ नहीं, मैं वो भी समझता हूँ, तो वो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे हैं 400 आएंगे 5। भाई आपके आने हैं, हाँ आपके आने हैं, तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे, 100 भी। इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया स्ट्रांग है। ममता बनर्जी दो रही हैं, कह रहे हैं इंडिया स्ट्रांग है। बाद में पैचअप करने के लिए बोले, रफ्फू लगाने के लिए बयान पर, कि इस बार 100 भी पार नहीं कीजिएगा। अब कोई पलट के पूछे, जब इंडी गठबंधन के लोगों का मन करता है कहते हैं मोदी धांधली करता है, ईवीएम हैक करता है, चुनाव जीतता है। जब ईवीएम हैक होता है तो कैसे कह रहे हैं बॉस कि इंडिया मजबूत है, 100 से ज्यादा सीट नहीं आएगी मोदी? पूछिए ना बॉस इन लोगों से। लेकिन क्या पूछिए, अभी तो लोग ये पूछ रहे हैं कि वो जो पेटीएम करते हैं, पेटीएम करो, उसमें जो पैसा है वो रहेगा कि जाएगा? पाठशाला में बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लाया हूं। फरवरी के बाद पेटीएम बंद हो जाएगा क्या? आपके पैसे का क्या होगा बॉस? पेटीएम के वॉलेट में पैसा रखते हैं, टप से स्कैन किए भेज दिए। फास्टैग में आपका जो पैसा है पेटीएम वाला, वो क्या होगा? सब गया क्या पैसा? मोदी के डिजिटल इंडिया में पेटीएम को आरबीआई ने क्यों रगड़ दिया? देखिए जरा। पिछले कुछ दिनों से पेटीएम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या पेटीएम अब बंद हो जाएगा क्या? पेटीएम में लोगों के जो पैसे हैं उसका क्या होगा बॉस? क्या पेटीएम से अब पेमेंट नहीं कर सकेंगे? क्योंकि ये जो नया डिजिटल इंडिया बना है उसमें तो लोग भूल ही गए घर से नोट लेके निकलना। कई जाते हैं पेटीएम कर दें, पेटीएम होता है, फोन पे होता है। लेकिन अब बात पेटीएम की हो रही है कि क्या पेटीएम से बिल नहीं भर सकेंगे? पेटीएम में जो मेरा पैसा है वॉलेट में वो क्या उड़ जाएगा? इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो पेटीएम जैसे पेमेंट ऐप यूज करते हैं। भारत में 95% यूपीआई ट्रांजैक्शन 3 पेमेंट ऐप से होते हैं। इन 3 ऐप्स में फोन पे है, गूगल पे है और पेटीएम शामिल। 95% जो डिजिटल पेमेंट होता है लोग या तो फोन पे से करते हैं, गूगल पे से करते हैं या पेटीएम से करते हैं। हर जगह यही सब ऐप से पेमेंट चल रहा है। सब्जी लेने जाइए, सर पेटीएम करना दीजिए। दूध लेने जाइए, घर का राशन लेने जाइए, बिजली का बिल भरना हो, मूवी का टिकट बुक करना हो, बस ट्रेन का टिकट बुक करना हो, रिचार्ज कराना हो, परिवार दोस्तों को पैसे भेजने हो, हर जगह आजकल यही चल रहा है। मोबाइल निकाला, टप से पेमेंट कर दिया। कोई कैश का झंझट लेता ही नहीं, कोई छुट्टे पैसे का चक्कर भी नहीं। ऐसे में जब पेटीएम जैसे पेमेंट ऐप को लेकर खबरें चलती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये करोड़ों लोगों से जुड़ा मामला है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाठशाला की इस क्लास में आज हम सब कुछ क्लियर कर देंगे कि पेटीएम के मामले में चल क्या रहा है और होने क्या वाला है। पेटीएम को लेकर इतनी चर्चा दरअसल इसलिए भी हो रही है क्योंकि देश में पेटीएम के करोड़ों यूजर्स हैं।
करीब 9 करोड़ 20 लाख लोग पेटीएम यूज करते हैं। 9 करोड़ 20 लाख। पेटीएम की करीब 80 लाख डिवाइस दुकानों और रेहड़ी में लगी हुई है। हर महीने पेटीएम से 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है। इसलिए पेटीएम से हर खबर जो जुड़ी हुई है वो करोड़ों भारतीयों से जुड़ी हुई खबर है। जब इतने पेटीएम यूजर्स हैं तो जाहिर है कि कोई एक फैसला करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है, और यही हुआ भी। दरअसल 2 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन कर दिया। इससे हड़कंप मच गया। आरबीआई ने पेटीएम पर जो एक्शन लिया उसमें कहा गया कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के किसी भी कस्टमर अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड में कोई रकम जमा नहीं कर पाइएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड में कोई क्रेडिट लेन देन भी नहीं हो पाएगा और टॉपअप भी नहीं कर सकते। सिर्फ ब्याज, रिफंड, कैशबैक ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट, वॉलेट और फास्टैग के अलावा दूसरे कार्ड में ऐड हो सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत टेक्निकल बात हुई, बहुत समझ में नहीं आया, तो हम समझाएंगे ना। आरबीआई के इस एक्शन के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पेटीएम के शेयर 2 दिन में धड़ गिरे चले जा रहे हैं। 31 जनवरी को पेटीएम का शेयर 760 रुपए पर, आज पेटीएम का शेयर 487 रुपए पर आ गया। 2 दिन में पेटीएम के शेयर में 40% की गिरावट दर्ज हुई और कंपनी की मार्केट वैल्यू 30,931 करोड़ रुपए से घटकर 17,378 करोड़ रुपए पर आ गई। यानी 2 दिन में ही पेटीएम कंपनी की मार्केट वैल्यू 13,553 करोड़ रुपए कम हो गई। 13,553 करोड़ रुपए गिर गई वैल्यू पेटीएम। लोग भी परेशान हो गए। लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे कि बॉस अब क्या 29 फरवरी के बाद पेटीएम काम करना बंद कर देगा क्या? पेटीएम से क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन होना बंद हो जाएगा क्या? पेटीएम वॉलेट में जो बैलेंस है अब क्या यूज नहीं कर पाएंगे, गया वो पैसा क्या? पेटीएम के फास्टैग में जो बैलेंस है उसका क्या होगा? दुकानों में पेटीएम के साउंड बॉक्स जो लगे रहते हैं जिसमें आवाज आती है ना, आजकल तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की आवाज आती है कि आपने 225 रुपए जमा किए, वो वाली साउंड बॉक्स पीओएस मशीन लगी है, अब वो गई क्या? अब यहां ये समझना होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन का मतलब ये नहीं है कि पेटीएम ऐप भी बंद हो जाएगा। पेटीएम ऐप पहले की तरह काम करता रहेगा, लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन के चलते 29 फरवरी के बाद पेटीएम ऐप की कई सर्विसेज प्रभावित होंगी। जैसे आपका पेटीएम वॉलेट, आप पेटीएम वॉलेट में 29 फरवरी के बाद कोई पैसा ऐड नहीं कर पाएंगे। वॉलेट होता है ना, एक आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, एक वॉलेट में पैसा डाल के पेमेंट करते हैं, तो 29 फरवरी के बाद उस वॉलेट में आप कोई पैसा जोड़ नहीं पाइएगा। अभी आपके वॉलेट में जो पैसे पड़े हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पहले से बैलेंस मौजूद है तो पेमेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल 29 फरवरी के बाद भी किया जा सकता है। मतलब और पैसा ऐड नहीं होगा, लेकिन वो पैसा जो है आपका जो रखा हुआ है ऑलरेडी, वो या तो 29 फरवरी तक खर्च कर लीजिए और नहीं तो उसके बाद भी कर सकते हैं। वॉलेट के बैलेंस को आप दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बैलेंस खत्म होने तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा बॉस। वॉलेट के बाद अब बात आती है पेटीएम से यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की, क्योंकि कई लोग वॉलेट से नहीं पेटीएम से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। क्या 29 फरवरी के बाद इस पर भी कोई असर पड़ेगा? इसका जवाब भी आपको बताता हूं। अगर आपने अपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा। जैसे कई लोग आईसीआईसीआई, एचडीएफसी इसका यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बैंक का डिटेल डाले हुए हैं, फिर पिन डालते हैं, यूपीआई पेमेंट होता है, तो वो यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल जो है वो पहले की तरह चलता रहेगा। थर्ड पार्टी बैंक का मतलब है कि अगर आपने अपने पेटीएम को पेटीएम के बैंक से नहीं किसी दूसरे बैंक से लिंक किया है तो आप पेटीएम से यूपीआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पेटीएम को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लिंक किया हुआ है तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से 29 फरवरी के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पाएगी। सबसे ज्यादा असमंजस में वो दुकानदार और रेहड़ी वाले हैं जिन्होंने पेटीएम डिवाइस लगा रखी। आप कहेंगे भाई क्योंकि आम आदमी के लिए क्या होता है, उसके पास वॉलेट में कितना पैसा है, लेकिन जो रेहड़ी वाला है, जो दुकानदार है, वो तो सब पैसा ले रहा है, तो पैसा ट्रांसफर भी कर सकता है। ऐसे दुकानदार जो अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं वो 29 फरवरी के बाद पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे।
ऐसे दुकानदारों को अपना पेटीएम थर्ड पार्टी बैंक से लिंक करना होगा या दूसरी कंपनियों के क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल पेमेंट्स आप रिसीव कर सकते हैं। अब बात फास्टैग की भी कर लेते हैं। कई लोग पेटीएम का फास्टैग इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से उसे रिचार्ज भी करते हैं। ऐसे लोग 29 फरवरी के बाद पेटीएम के फास्टैग सर्विस में बचे हुए बैलेंस को तो इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन फास्टैग अकाउंट में और पैसे आप नहीं डाल पाइएगा। तो मान लीजिए किसी ने 10,000 से रिचार्ज किया हुआ, तो जब तक 10,000 है आपके फास्टैग में वो कटता रहेगा। हाँ, अब उसके बाद ऐड करना चाहिएगा तो वो नहीं हो पाएगा। अब वो लोग जिनके पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, उसमें बैलेंस बचा हुआ है, वो ये सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या ये पैसा 29 फरवरी से पहले ही खर्च कर लेना है क्या? नहीं बॉस, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बैलेंस बचा हुआ है तो आप उसे पेटीएम के ही थर्ड पार्टी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो 29 फरवरी से पहले यह काम जरूर कर लीजिए। मतलब थर्ड पार्टी बैंक मतलब कोई भी और बैंक, पेटीएम वाला बैंक छोड़ के कोई और दुनिया का बैंक आप जो है उसको कनेक्ट कर लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इतनी सख्त कार्रवाई की क्यों है वो भी आपको जानना चाहिए। सिस्टम ऑडिट की रिपोर्ट में आरबीआई को दरअसल पता चला कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने केवाईसी के नियमों का उल्लंघन किया, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के पालन में भी खामियां पाई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कई मामले में नियमों को ताक पर रखा। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का बैंक पर इनडायरेक्ट कंट्रोल भी था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओनरशिप में भी बेहद जटिलता थी, इसीलिए आरबीआई ने एक्शन ले लिया। पेटीएम का दावा है कि वो आने वाले दिनों में आरबीआई के दिशा निर्देशों और मानकों के तहत अपने सिस्टम को दुरुस्त कर देगा। ऐसा नहीं है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन हुआ तो लोगों को डिजिटल पेमेंट करने में परेशानी होने वाली। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो अभी अगर आप देखेंगे डिजिटल पेमेंट जो है वो किस तरह से अगर हो रहा है, आप देखेंगे डिजिटल पेमेंट जो इंडिया में चलता है और हो रहा है, फोन पे एक ऐप आप यूज करते हैं ना, फोन पे 46% पेमेंट लोग मतलब अगर 100 दिन भर में पेमेंट होता है तो 46 पेमेंट फोन पे ऐप से होता है। इसके अलावा जो गूगल पे है इसका भी इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, 36% लोग गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। और पेटीएम का इस्तेमाल, नाम पेटीएम का लोगों ने ज्यादा सुना हुआ है, लेकिन पेटीएम का इस्तेमाल या जो ट्रांजैक्शन होता है वो 13% है। यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो करीब 82% ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अभी पेटीएम के अलावा दूसरे इससे हो रहा है। 13% ही ट्रांजैक्शन पेटीएम से होता है। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन रुक जाएगा, यानी मार्केट भी चलता रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए कई विकल्प आपके पास हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि पेटीएम भी चलेगा बॉस, ऐसा नहीं कि पेटीएम बंद हो जाएगा, लेकिन आपके पास यह मौका है कि आप अभी चीजों को दुरुस्त कर लें। अपना वॉलेट में जो पैसा है अब और 29 के बाद आप और ऐड नहीं कर पाइएगा तो उसके पहले खत्म कर लीजिए, या फिर आप जो है वो किसी थर्ड पार्टी बैंक से अपना यूपीआई जोड़ लीजिए, तो आप आराम से यूपीआई करते हुए पेटीएम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन पीछे कुछ दिनों में हमने कई बार लोगों से सुना कि अब क्या होगा बॉस, पेटीएम का क्या होगा, हमारा पेटीएम चलेगा नहीं चलेगा, तो इसलिए हमें लगा कि यह खबर आपको बतानी चाहिए। तो ये इस खबर में हमने जो जानकारी दी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी बताइए, ताकि उनको भी पता चले कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जो लोग पेटीएम इस्तेमाल करते हैं उन्हें पैनिक करने की जरूरत है। डिजिटल पेमेंट भी चलता रहेगा और देश ऐसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन हम भी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड है, लेकिन क्या आपको पता है कि हजारों रन बनाने वाले सचिन के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने पहली बार एक रन की कीमत समझी, और वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। सचिन तेंदुलकर ने खुद ये किस्सा शेयर करते हुए बताया कि मुंबई में वो अपनी कॉलोनी के स्टार बल्लेबाज हुआ करते थे। उस दौरान उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को गली क्रिकेट का मैच देखने के लिए बुलाया, लेकिन उस मैच में सचिन पहली ही गेंद पर आउट हो गए। सचिन और उनके दोस्त दोनों निराश हुए। सचिन तेंदुलकर ने फिर एक और मैच में अपने दोस्तों को बुलाया कि आओ दिखाता हूं बैटिंग मेरी, लेकिन इस बार भी सचिन तेंदुलकर पहली गेंद पर आउट हो गए। फिर तीसरे मैच में सचिन ने अपने दोस्तों को बुलाया ही नहीं। इस मैच में सचिन तेंदुलकर एक ही रन बना पाए और आउट हो गए, लेकिन एक रन बनाकर भी वो खुश थे।
सचिन ने बताया कि उस दिन उन्होंने 1 रन की अहमियत समझी, क्योंकि 1 रन से आप जीत सकते हैं, हार सकते हैं, और आप 0 पर आउट नहीं हुए हैं यह भी बता सकते हैं। सचिन ने बताया कि यह इतना बड़ा बदलाव था और शुरुआती 2 मैच में वो 0 पर आउट हुए और फिर 1 रन बनाया और घर चले गए। उस 1 रन ने उनका पूरा मूड बदल दिया। तो यह था आज का किस्सा अनसुना।